नमस्कार, आपका बात पच्चीसी में स्वागत है। तो बात पच्चीसी में आज हम एक विषय की चर्चा करने जा रहे हैं जो सभी की ज़ुबान पर है, अखबारों में और मीडिया में छाया हुआ है कि ट्रंप ने भारत के ऊपर दुनिया भर के और देशों पे भी दुनिया भर के टैरिफ लगा दिए हैं। लेकिन हम भारत और उस पे क्या असर पड़ सकता है, उसकी बातचीत करने के लिए हम स्वागत करते हैं हम डॉक्टर नीरज रावत का, जो कि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स के छात्र रहे हैं और बाद में जाकर के कोरिया में भी उन्होंने काम किया, कोरिया के बिजनेस मॉडल को भी समझा है और अंतर्राष्ट्रीय जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं राजनीतिक आर्थिक, उस पर भी एक लंबे समय से नज़र रख रहे हैं। तो आपका स्वागत है नीरज जी बात पच्चीसी में। धन्यवाद माधव जी। मुझे दोबारा बात पच्चीसी के माध्यम से आपके दर्शकों से बातचीत करने के लिए और उस विषय पर जिस विषय पर कि मतलब मैं ये सोचता हूँ कि मेरा उस पर अध्ययन है, मेरा अनुभव के तौर पर ही मैं कई चीज़ें बातें कह सकता हूँ, तो आपने ये मुझे जो मौका दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो उसमें जो आपने जो अभी पिछले दिनों एक दो दिन पहले जो लेख लिखा है कि भारत जो है टेरर की जो टैरिफ टेरर जो है ट्रंप साहब द्वारा चलाया जा रहा है, उसका भारत कैसे कैसे उत्तर दे रहा है या और क्या ऑप्शन उनके सामने है। तो पहले तो ये बताएं कि ये क्या जो भारत की रणनीति है फ़िलहाल कि वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं और जैसा माना जाता है कि ट्रंप बहुत सारी बातें कह देंगे लेकिन अंत में हिलाए डुला करके कुछ आज जो परिस्थिति है उससे बदल जाएंगे। तो इस पे आपका क्या कहना है, अपने विचारों से बताएं, फिर हम आगे बात करते हैं। आपका स्वागत है नीरज जी बात पच्चीसी। धन्यवाद माधव जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा कि मैंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के तहत इंटरनेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे पढ़ाई करी थी जी, और मेरा शोध पत्र जो था वो फोकसिंग कोरिया था, रिपब्लिक ऑफ कोरिया प्राइमरी। तो उसके इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे बातचीत करी थी, ना कि प्योर अर्थशास्त्र। हालांकि मेरा मास्टर्स अर्थशास्त्र में ही है, तो उस संबंध से ही, क्योंकि मेरा अर्थशास्त्र में एक रुचि रहती है, कोई भी इस तरह का विषय जब आता है तो मैं उस पर अपने विचार रखने में अपने आप को सक्षम महसूस करता हूँ जी। तो देखिए, ट्रंप की जो सेकंड टर्म की प्रेसिडेंसी है, मेरा उसमें मानना है कि उनका इस वक्त जो उनका अपना जो डील मेकर एक अंदर उनका जो एक चरित्र है वो उभर कर सामने आ रहा है। दूसरा, मागा के प्रेशर में, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के प्रेशर में, कि उनको ये लगता है कि मैं अपनी किट्टी को कैसे भर सकूं। तो उनको सबसे शुरुआत में लगा कि ये जो मतलब अनइवन ट्रेड चल रहा है, जहाँ उनका ट्रेड डेफिसिट है, तो जिन जिन कंट्रीज़ के साथ था उन्होंने उनको प्रेशराइज करने के लिए जो अपनी ओवरऑल कंट्रीज़ पे टैरिफ लगा के, उनको लगता है कि क्विक मनी तो लगता है, लेकिन जब वो ये कहते हैं कि मैं दूसरे देशों पर टैरिफ लगा रहा हूँ, तो पहली बात तो ये है कि टैरिफ कभी भी दूसरे देशों पर नहीं लगता है, वो आपके अपने कंज्यूमर्स पे, आपके अपने बायर्स पे लगता है। तो उसकी भरपाई ज़्यादातर क्या होता है कि आपका कंज्यूमर या आपका बिजनेसमैन ही उसको बियर करता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि भारत पर टैरिफ लगा दिया, नहीं, भारत के उत्पादों पर लगाया है, और वो भी जो भारत से आयातित होंगे। लेकिन अगर हम भारत कोई और रूट अपनाता है, अफ्रीका के जरिए, लंदन के जरिए, तो देयर आर मेनी वेज टू सर्कमवेंट दिस सिचुएशन। दूसरा, आपने पूछा कि क्या भारत आज की स्थिति में यूएसए के साथ जो डील कर रहा है उसके बारे में मेरे विचार। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो भारत मोदी जी की जो टीम है जो निगोशिएट कर रही है हमारी ट्रेड डील को इस वक्त जी, वो बहुत मतलब मेरा मानना है कि वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वे जो भी कर रहे हैं अभी तक भारतीय हित, हमारा सबसे कमज़ोर या सबसे शक्तिशाली जिसमें कहें हमारी एग्रीकल्चर और फार्म प्रोडक्ट्स हैं, जिसको वे लोग, उनका मानना है कि अमेरिका के सामने हम उससे उनको एक्सेस नहीं देना चाहते। रीज़न उसका बहुत सिंपल है, जैसा आम जनता जानती है या कुछ प्रबुद्ध जन जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, कि हमारे यहाँ की एवरेज जोत जो किसान लगाता है उसकी बहुत छोटी होती है, और अमेरिका में अगर आप देखें तो वहाँ हज़ारों हेक्टेयर की एक एक किसान जोत लगाता है, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल। दूसरा, उनकी बिजली, उनका पानी, सब कुछ सब्सिडाइज रहता है। दूसरा, उनका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स पे भी ज़्यादा जोर है, तो उनकी जो पैदावार है वो पर स्क्वायर मीटर या पर स्क्वायर हेक्टेयर भी अगर लेंगे तो हमसे बहुत अधिक होती है। तो उनके प्रोडक्ट्स इस वक्त, क्योंकि चाइना ने भी उन पर जब टैरिफ लगा दिया था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे, तो वो काफ़ी
जो उनका माल है, एग्रीकल्चर और फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो अमेरिका में एज इट इज पड़े हुए हैं, तो उनको एक ईजी डंपिंग ग्राउंड चाहिए। एंड आई थिंक फॉर दिस रीज़न आई ट्रूली सपोर्ट, मतलब मेरा कि जो हमारे नेगोशिएटिंग टीम है दे आर डूइंग वेरी गुड, पीयूष गोयल वगैरह जो भी उनके साथ हैं, दे आर डूइंग फैंटास्टिक जॉब इन नेगोशिएटिंग विद अमेरिका। दिस इज माई ओपिनियन। लेकिन इसके हम आगे चलें कि ये चैलेंज भी कुछ सामने, चुनौतियां भी ट्रम्प साहब ने खड़ी कर दी हैं देश के सामने। तो उसके अंदर ये भी है कि कुछ मामलों में जो हमारी इनएफिशिएंसीज हैं, जो कॉस्ट प्रोटेक्शंस हैं, या कि और दूसरे जो खर्चे हैं जो कि इनएफिशिएंसीज बेसिकली हैं, तो उनको ठीक करने का मौका भी भारत के पास में है। तो वो क्या क्या हो सकता है? क्या हम दूसरे देशों से सीख सकते हैं? जैसे आपने कोरिया में काम किया, कोरिया के कुछ बिजनेस मॉडल आपने जो है उसका अध्ययन किया है, तो वो इस जो चैलेंज है, इस चैलेंज को, इस चुनौती को स्वीकार करके ठीक से उसका उत्तर देने के लिए और बेहतर अपनी इकोनॉमी को करने के लिए वो कैसे कर सकते हैं? तो इसके बारे में आप क्या? निवादा जी, ये आपने बड़ा ही विस्तृत एक प्रश्न रख दिया है कि जो निगोशिएशन हो रही है वो तो एक अपनी जगह है, और मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है कि भी निगोशिएशन रुक चुकी है। बैकडोर में हमेशा ट्रेड पॉलिसीज़ के तहत बातचीत होती रहती है, और इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट जो है मेरे ख्याल से हमारे हित को बहुत अच्छी तरह रख रही है। लेकिन इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत मानना यह है साहब कि ये जो विपदा जिसको हम मानते हैं आर्थिक विपदा थोड़े दिनों के लिए जो टैरिफ की वजह से उपनी है पूरे विश्व में भी, ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है हमारे लिए। हमारे पूरे जो आर्थिक विकास का जो हमने जो भी मॉडल कहिए या जो भी हमने नीति अपनाई हुई है उसको हम वी कैन हैव अ रीलुक कि हम इसमें क्या चीज़ एडजस्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की और अपनी पॉलिसीज़ को कैलिब्रेट करें कि इस तरीके के भविष्य आने वाली जो टैरिफ या अननोन जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उनको भारत ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। तो इसमें सबसे पहला मेरा जो इसके बारे में मानना है वो ये है कि देखिए ये जो अवसर आया है, हम अपनी पॉलिसीज़ को रियलाइन करेंगे तो सबसे पहले आज की स्थिति अगर हम देखें, हमारे पास जो उद्योगपति हैं जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में किसी प्रोडक्ट्स में किसी सेक्टर में लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी आप देखिए तो जब मैं कोरियन अर्थशास्त्र का पढ़ रहा था तो मेरा जो पीरियड था वो 62 ऑनवर्ड्स था, और कोरियन वॉर के बाद जो उन्होंने एक तकनीक अपनाई थी, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हम कोरियन मॉडल को पूरा कॉपी करें, लेकिन जो हमारे उद्योग हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वे अभी भी इतने बड़े नहीं हुए हैं कि दे कैन काउंटर द वेस्टर्न बिग कंपनीज। और मैं सिर्फ भी कोरिया की नहीं कह रहा हूँ, यही मॉडल आप जापान का देखिए। जापान के बारे में उसका कहा जाता GTCs कहा जाता था, मतलब जनरल ट्रेडिंग कंपनीज। उन्होंने जापान की इकोनॉमी को जो बूस्ट दिया था, उसी तरह से कोरिया ने क्या किया था कि जब कोरियन वॉर के बाद ख़त्म हुआ तो उन्होंने सेक्टर स्पेसिफिक के साथ जो औद्योगिक समूह और उनका एक कॉम्बिनेशन बनाया था। तो जैसे सैमसंग है, दैवू है, युंडई है, लकी गोल्ड स्टार है, इन क्राउन अपनी जो बियर वगैरह में और विस्की में जो उनकी एक कंपनी है, तो उन लोगों ने इस तरह की उद्योग समूह को एक तो लेवल प्लेइंग फील्ड दिया अपने कंट्री में, लेकिन क्योंकि उनका मार्केट बहुत बड़ा नहीं था तो उनको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उनको बनाया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किए थे। तो हमको वो तो नहीं करना, लेकिन मेरा मानना है कि कोरिया जिस तरह से उन समूह को छेबॉल्स के नाम से कहते थे कि दे बिकम वेरी पावरफुल, इकोनॉमिक स्केल भी उनकी होती है, उनको काफ़ी हद तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सहारा भी मिलता है। आज भारत की जो इकोनॉमी है, मेरा ऐसा मानना है कि इनको हमारे पास जैसे कुछ स्पेशलाइजेशन एरियाज़ हैं, टेक्सटाइल्स है, स्टील है, आपका IT सेक्टर है, इसमें जो हमारे बड़े बड़े समूह हैं जैसे विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, इस तरह के जो बड़े ग्रुप हैं इनको भारतीय छेबॉल का रूप, जैसे ही हमारा अदानी का मान लीजिए ये सोलर पैनल्स में मैंने सुना है कि बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, तो इस तरीके के भारतीय छेबॉल्स मतलब लार्ज ग्रुप दो जिनको हम कॉम्पिटेंसी बढ़ाने के लिए उनको हम भारत सरकार फैसिलिटेट करे। भारत का मार्केट तो उनके पास है ही है, जब वो एफिशिएंसी उनकी बढ़ेगी तो वे आगे एक्सपोर्ट में भी अपनी कॉस्ट बेसिस पे उस काम को ज़्यादा अच्छा कर सकेंगे, एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी ला सकेंगे। तो कोरिया से सीखने के लिए मेरा ये था कि आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में उनके लिए वो ग्राउंड तैयार करके दें, गवर्नमेंट इस तरह से फैसिलिटेट करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर दे
और उनको अगर कोई डायरेक्शन करके, जैसे मैं कोरियन जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था उसको मैं कहता था गाइडेड कैपिटलिज्म। मतलब उन्होंने क्या किया कि टोटली फ्री कैपिटलिज्म नहीं था। तो वही आज इंडिया की स्थिति है कि अगर इंडिया, क्योंकि अपने आप में एक बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी जो 6 बॉल की कैपेसिटी लाइक बिजनेस हाउसेस भी हो गए, तो उनको हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा सपोर्ट दे करके उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ क्रिएट करें, विशेष तौर पर कोई सब्सिडीज़ वगैरह जो भी देना चाहते हैं वो भी दें, और उनकी एफिशिएंसी हम इस लेवल पे लाए हैं कि जब भविष्य में आज से 5 साल बाद वो इंडिपेंडेंट के बेसिस पे भी ग्लोबली compete कर सकें। तो ये मेरी एक जो पिछला अध्ययन था कोरिया के बारे में, वहाँ से अगर कोई लेसन, क्योंकि मैं वहाँ का छात्र रहा हूँ, तो मैं ये नहीं कहता कि उसको कॉपी करें, हमको एक्सपोर्ट पे फोकस देने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इंडिया में ही काफ़ी बड़ा मार्केट है, लेकिन एफिशिएंसी के लेवल पर हर बिजनेस हाउस को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, जिसमें गवर्नमेंट को उनके साथ जो भी मिलकर बातचीत करके किस तरह से उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, ताकि कॉस्ट एफिशिएंसी, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा भारत को। जी, ये आपका बिल्कुल सही कहना है कि सारे काम सरकार नहीं कर सकती, और अधिकतर लोग तो देखिए, चाहे छोटा बिजनेस हो बड़ा बिजनेस हो, उसी में काम करते हैं। सरकार में तो मैक्सिमम कोई 2 करोड़ लोग काम करते हैं। और जहाँ तक ये चैलेंज सामने आ रहे हैं, तो जो आपने छबौल की बात की, यानी कि बड़े ग्रुप, लेकिन आप जैसे ही इसकी तरफ में काम तो हो रहा है, लेकिन जो प्रोएक्टिव आप एक मॉडल सजेस्ट कर रहे हैं जो कि कोरिया में हो चुका है, उसको वैसा का वैसा रिप्लिकेट तो नहीं होगा। कोरिया बहुत छोटा कंट्री है, अलग कंट्री है, भारत अलग है, उसमें कुछ परिवर्तन होंगे, लेकिन यहाँ पर एक आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल जो अपोजिशन है बिग बिजनेस हाउस के में, कि वो बिग बिजनेस हाउस बड़े नहीं होने चाहिए, छोटे ही रहने चाहिए, उनकी शक्ति नहीं बढ़नी चाहिए, वो एक मेंटल ब्लॉक हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने नहीं हो, उनके साथियों के सामने नहीं हो, लेकिन उनके विरोधियों के सामने तो ये बहुत बड़ा एक टूल है। तो ये भी एक डोमेस्टिक प्रेशर उन पे आ जाता है, तो उसको कैसे टैकल किया जा सकता है? देखिए, ये तो बड़ा राजनीतिक विषय हो गया कि मतलब कोई अपोजिशन इस तरह की बातें कर रहा है कि कोई भी जो प्रोग्रेस हमको ले जा सकती है उसको रोकने के लिए कि भाई मैं इसका विरोध कर दूं, अंबानी का विरोध कर दूं, टाटा का विरोध कर दूं। जब हम बचपन थे तो बचपन से हम सुनते आए थे कि हमारे जो राजनीति के जितने भी थे वो टाटा बिरला को गाली देते थे। पिछले 15-20 साल से वो अंबानी अडानी हो गए हैं। देखिए, ये बड़ा राजनीतिक स्लोगन है, इसका और कोई मतलब नहीं है। और इसमें हमको, या मतलब जो भी देश चलाने वाले हैं उनको तो देश चलाना है, उनको इन चीज़ों में काम नहीं करना। ये तो पॉलिटिकल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टी अपने लेवल पे कर ही रहे हैं, लेकिन जो उचित समय है इस वक्त, जो हमारी स्थिति बन रही है वो यही बन रही है। देखिए, आपका ये कहना कि बड़े उद्योगों को मत सपोर्ट करो, ये वो लोग कहते हैं जो ज़्यादातर अपने आप को सोशलिज्म के साथ जोड़ते हैं कि भाई नहीं, सबका बराबर रहे, समाजवाद और ये सब जो पुरानी बातें हैं। देखिए, वो आप बहुत अच्छी बातें पढ़ने में लगती हैं, लेकिन जब इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जैसे आपके ने कहा कि किसान के पास हमारा छोटे छोटे जोत है, इसी कारण से तो हम उनसे कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वास्तविकता ये है कि भारत में ये समाजवादी व्यवस्था आपके दिमाग में तो रहे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे रहे, लेकिन प्रोडक्शन लेवल पे यू हैव टू कम्पीट द वे द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज डूइंग इट। तभी आपके अंदर वो एफिशिएंसीज, तभी आपके अंदर वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अन्यथा आप, ये हो नहीं सकता कि मैं छोटी जोत करूं और जो 1000 हेक्टेयर की जोत लेता है मेरा प्रोडक्ट उसके कम्पीट कर सके, ऐसा हो नहीं जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए राजनीतिक जो मसले हैं, इसको राजनीतिक दल अपने अपने लेवल पर रखें। हम यहाँ प्योरली इकोनॉमिक मॉडल के तहत कि हम किस तरह से आगे बढ़ें, किस तरह देश को लेके जाएं, और इस तरीके की जो टैरिफ लगाकर इस तरह का जो आतंक फैलाते हैं, उसके लिए भारत ज़्यादा सक्षम बने। उसमें एक तो मैंने जैसा कहा कि आप बिजनेस हाउसेस को आप सपोर्ट करिए और उनकी एफिशिएंसी डेवलप कीजिए। जैसे मैंने आपको कोरिया का एग्जांपल मैं किसी इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि उसको बाइक कॉपी करना है, लेकिन मुझे एक अच्छा लगता है। जैसे आप देखेंगे सैमसंग जब वहाँ से उठा था तो उसका फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स पे था शुरुआत के दिनों में, ह्युंडई का शिपिंग में था, डेवू और ह्युंडई का जॉइंटली जो था वो फिर मोटर कार मैन्युफैक्चरिंग पे था। उससे क्या हुआ कि एफिशिएंसीज उनकी बढ़ी, उनको स्पेशल फैसिलिटीज दी गई। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आपके पास जो आईटी जाइंट्स हैं, आज आईटी के साथ साथ आपको AI भी काम करना पड़ेगा। तो इसके लिए जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो एनकरेजमेंट होता है, तो आपकी जो बड़ी बड़ी कंपनियां आज हो चुकी हैं, बजाय इसके कि वो अपना एक्सपेंशन बाहर कर रहे हैं, आप भारत में उनको सुविधा दीजिए। भारत में एक मेरा मानना है कि बहुत आवश्यकता है सिलिकॉन वैली क्रिएट करने की। आपका ठीक है, आपके सैन फ्रांसिस्को की सिलिकॉन वैली जो है उसमें हमारे इंडियंस छाए हुए हैं सब जगह, लेकिन आज ये मौका है कि बैंगलोर, पुणे, गुड़गांव, नोएडा, हैदराबाद का जो बिखरा हुआ है, स्कैटर्ड हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो ऐसे चले। लेकिन अब गवर्नमेंट लेवल पे
डाटा सेंटर से लेकर के हमारी जो टोटल सिलिकॉन वैली जहाँ सब कुछ क्रिएशन इनोवेशन पे जो एम्फेसिस है वो सेंट्रल इंडिया में, समथिंग रीजन विच इज़ मध्य प्रदेश, साउथ राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट गुजरात, कुछ एरिया उसका तेलंगाना का, कुछ आंध्र का, इस जोन को, इस बेल्ट को हम लोग डेवलप करें भारत सरकार, और वहाँ कुछ स्पेशल फैसिलिटीज़ दें। ऐसा मेरा मानना है। नए नए शहर भी विकसित होंगे और सिलिकॉन वैली पे फोकस रहेगा। इसी तरीके से मैं कहना चाहूँगा जैसे कि मोटर जो एक्सपोर्ट्स है, आज चेन्नई अपने आप में एक बड़ा बेस बन के निकला है, तो आप युंडई है जैसे उसने अपना बेस चेन्नई में बना रखा है, आप महिंद्रा को उनको एनकरेज कीजिए, अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ये फैसिलिटी मिलेगी। आपको वो स्पेशल जोन्स बनाने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाइए, लेकिन एक स्पेशल जोन, और प्लस उनको उस एरिया में अगर आप ये करते हो ये फैसिलिटीज मिलेगी आपको। उन पर कॉस्ट रिडक्शन और एफिशिएंसी बढ़ा के क्वालिटी इंप्रूव हो, इस पर हमको ध्यान देकर, ये तभी होगा जब आपका कंसंट्रेटेड एफर्ट रहेंगे, पैसे का निवेश भी और टेक्नोलॉजी का इम्प्रूवमेंट भी। सही बात है। आपने कहा कि जैसे देखिए कि 60s और 70s के आसपास में भारत सरकार की ओर से सेमीकंडक्टर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की शुरुआत की गई थी, लेकिन वो शुरुआत तो हुई, लेकिन उसके बाद में दुनिया में भर में जो परिवर्तन हो रहे थे, और मुख्य रूप से आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये जितना भी आईटी सेक्टर में कार्य हुआ है उसमें महत्वपूर्ण कार्य जो प्राइवेट एंटरप्राइज है उन्होंने किया है, वो बाहर से काम लाए हैं, और आज भी काम उसके पास में बाहर से है। उसी बेस पे हम एक्सपोर्ट जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट में इतने आगे चल रहे हैं। ये जो सिलिकॉन वैली वाली बात है, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ हब बने, क्योंकि देखिए कोरिया और भारत में साइज में बहुत फ़र्क है। तो जैसे ऑटोमोबाइल हब साउथ में है तो राजस्थान के पास अलवर में हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ, उसको हम अलग से कभी डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपका जो सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया विद स्ट्रेटजिक लोकेशन इन द सेंटर, और जहाँ पे इनोवेशन के मुख्य कार्य हों, फिर उससे मिले जुले कार्य दूसरे सेंटर में, यही आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल, और ख़ासतौर से क्योंकि देखिए AI उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। और मैं भारत सरकार की जो एक दो पढ़ता रहता हूँ, तो उसमें मुझे ये भी लगा कि उन्होंने हमारी 6ठी क्लास के आगे से ही AI को कंपलसरी कर दिया है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड साइन, क्योंकि मैं उसको लाइक करूँ या ना करूँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल ये है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते आने वाली दुनिया में। तो AI के आपको मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैसिव क्रिएशन चाहिए। मैं आपको एक आपके दर्शकों के लिए एक बात बताना चाहता हूँ कि AI में ये जो फेसबुक वगैरह जो दूसरी कंपनी है, इन्होंने पूरी दुनिया भर के 100 लोगों को जो रियल ब्रेन है उनको सिलिकॉन वैली जो आज की उनकी कंपनी है हायर करके अभी से ही $100 मिलियन का तो उनको बोनस दे करके कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। बस उनको बैठा दिया है कि वर्क ऑन AI। तो जो आने वाली, मेरा मानना है कि जो तकनीक में जो बदलाव आने वाला है उसके लिए हमारा आम जन भी तैयार रहे। और ये इसीलिए भारत सरकार की मैं ये तारीफ़ करना चाहता हूँ कि उन्होंने जो 6ठी से AI का कम से कम एक इंट्रोडक्शन लेवल पे ही हमारे लोग सीखेंगे, तैयार होंगे, तो वो उनको समझने में, उनके जो भी कोई भी विदेश जब आपके पास आता है तो आपका एक्सप्लॉइट करने के इरादे से आता है कि मैं ये चीज़ यहाँ बेच जाऊँ या कोई भी चीज़ अपना आइडियोलॉजी की कुछ चला जाऊँ, जो भी है, तो उसको समझने के लिए आपका जो ऑडियंस है, आपका जो सिटीजन्स है, दे शुड बी रेडी। दूसरा मैं ये चाहूँगा, जैसे आपने जो एक राजनीतिक बात कही थी कि भाई कुछ लोग असली मुद्दों को भटकाने के लिए दूसरी चीज़ें चला देते हैं, उसके लिए मैंने अपने आलेख में भी लिखा है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, कि गवर्नेंस जो भारत में है उस पर काम करने की बहुत आवश्यकता है। और गवर्नेंस पे जब काम होगा तो साथ में आपको सिटीजन्स को एम्पावर करने की बहुत ज़रूरत है। आज मेरा मानना क्या है कि भारत में हमने सिटीजनशिप जो एक वर्ड है उसको कभी समझकर उनको एम्पावर किया ही नहीं है। हम उनको भीड़ की तरह ही चलते रहते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा, राजनीतिक दल जब इन मुद्दों को डाइल्यूट करते हैं, जो प्रोग्रेसिव हमारे स्टेप्स होते हैं, उनको किन मुद्दों में करते हैं, कभी उस जाति से जोड़ेंगे, कभी कुछ पिछड़ापन के कर देंगे, कभी अति पिछड़ा, ये सब। देखिए, इन चीज़ों को ये सिर्फ डोमेस्टिक लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे ही है। इससे ना तो कोई इकोनॉमिक लाभ होता है किसी भी वर्ग को, ना ही राष्ट्र को एज जनरली होता है। तो आपको ये देखना होता है कि ओवरऑल मेरी राष्ट्र की एफिशिएंसी कैसे बढ़ रही है, ये हम काम करें। अगर आपको कोई भेदभाव मिटाना है तो उस पर हमारे सारे राजनीतिक दल मिलकर आएँ और डिस्ट्रीब्यूशन पर ध्यान दें कि भाई जब डिस्ट्रीब्यूशन आप इक्वल करोगे, फाइन विद इट, लेकिन आपको एफिशिएंसी इंप्रूव प्रोडक्टिविटी में करनी है। टेक्नोलॉजी में जो चेंज आ रहा है, डिफेंस इक्विपमेंट से जो चेंज आ रहा है, अगर आपने देखी सिंदूर ऑपरेशन की, अगर हमारी सक्सेस जो माना जा रहा है,
और कोई एक जो नहीं मानते, मैं उनको अगेन मैंने कहा कि हमको उनको एड्रेस नहीं करना है। जो ये मानते हैं कि जनरली सिंदूर ऑपरेशंस में हमारे सेना ने बहुत अच्छा काम किया, तो किस दम पे किया? हमारी तकनीक पे, हमारी DRDO द्वारा डेवलप किए गए इक्विपमेंट्स पे। तो आज उनको एम्फेसिस देने की ज़रूरत है। हम भारत को एक नया मार्केट डिफेंस एक्सपोर्ट्स में, डिफेंस प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स में भी हमको डेवलप करने की आवश्यकता है। तो ये क्षेत्र, मेरा मानना क्या था, हम कोरियन मॉडल से ये चीज़ सीखें कि हम सेक्टर वाइज और स्पेसिफिक, चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उनको हम फोकस कराएं, उनको आपस में कम्पीट कराकर वहाँ एफिशिएंसी बढ़ाएं। ये फोकस करना पड़ेगा। लेकिन रैंडमली कि एक स्कैटर्ड जो डेवलपमेंट हो रहा है, स्कैटर्ड हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उसमें हमारी कई एफिशिएंसीज कम हो जाती है, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपने महत्वपूर्ण बात की। तो जैसे अब एक गवर्नेंस का मॉडल की बात आती है, दूसरी बात यह कि एम्पावर्ड सिटीजन की बात आती है। आज सिटीजन का रोल कंप्लेन करने में और वोट देने के अलावा वैसे देखा जाए तो कुछ है नहीं, या कि कंज्यूम करने के लिए। आज जितनी भी पावर है, अगर फैक्ट में चले जाए, भारत की ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म में किए जाएंगे, तो जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिफॉर्म है उसमें ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म एक बहुत बड़ी आवश्यकता है गवर्नेंस में। और उस गवर्नेंस में जो अलग से लेटरल एंट्री में एक्सपर्ट्स लिस्ट को लाने का जो कार्यक्रम चला था, उसको इसी एंट्रेंस्ड ब्यूरोक्रेसी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। आजकल वो हो नहीं रहा है। तो उसमें कैसे बेहतरी हो सकती है? अब क्या है कि सरकारी अफसर लोग जो हैं, हम चारों तरफ देख रहे हैं कि जितने, जैसे अगर एग्जांपल लें, मतलब कि गवर्नेंस का, IT के कारण जो है बेंगलोर और गुड़गांव 2 एग्जांपल हैं। ये एंटरप्रेन्योर के कारण वहाँ पे इतनी शक्ति आई है, वो उनके कारण वहाँ पे इतना काम हो रहा है, वहाँ नौकरियाँ मिल रही हैं, वहाँ पे फैसिलिटी क्रिएट हुई हैं, और सारा डेवलपमेंट हैफजर्ड तरीके से हुआ है। उसमें वहाँ की म्यूनसिपैलिटी को मालूम ही नहीं था क्या होने वाला है। तो एकदम से एक गांव की ढाणी जो है वो एक साइबर सिटी में बदल गई, गुड़गांव के, और ऐसा ही बेंगलोर में हुआ। लेकिन वहाँ पानी भर जाता है। ये सब चीज़ें जो हैं, उसके अंदर जो प्रोएक्टिव रोल है ब्यूरोक्रेसी का, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो वो कैसे होगा? क्योंकि वो तो किसी की बात मानते नहीं है। नहीं, अब देखिए, और नेताओं को भी वो भ्रमित कर देते। देखिए, यही मैं बोल रहा हूँ कि जब हम इस पर्सनल लेवल पे आते हैं कि भाई नेता, ब्यूरोक्रेसी ऐसा कर देती है, वो नहीं करती, देखिए उसका फिर सॉल्यूशन हम लोग बातचीत करके तो निकाल नहीं सकते। मेरा मानना क्या है कि अगर आपने IT को जब अपनाया है, IT के लिए इंडिया माना जा रहा है, तो IT का सबसे यूज़ तो ये है कि उसको ट्रांसपेरेंट, मेक इट एवरीथिंग ऑनलाइन। वाई एवरीथिंग इज़ नॉट हैपनिंग, मतलब उसका डिजिटलाइजेशन क्यों नहीं हो रहा है? देखिए, आप हर चीज़ डिजिटलाइजेशन करते जाएंगे तो आपकी फाइल कहाँ है उसका भी वो आपको दिखना चाहिए। तो एक बार अगर आपको याद हो, आज से 10 साल पहले करीब सिटीजन्स चार्टर की बड़ी बात हुई थी। तो जब आप एम्पावर करते हो सिटीजन्स को, तो उनको अपने राइट्स पता होते हैं। उधर ब्यूरोक्रेसी पे लगाम उन्हीं के जरिए लगा सकते हो आप कि भाई ये आप काम 3 दिन में क्यों नहीं हो रहा। फिर उसके पीछे आपका चेक एंड बैलेंस रहने चाहिए, भाई ये काम क्यों नहीं हो रहा, क्यों डिले हो रहा है, क्या करप्शन, दैट इज़ वेयर यू विल कंट्रोल करप्शन। तो डिजिटलाइजेशन एक ऐसी, मतलब आपका टूल है कि जिसके तहत मेरा मानना है कि जो बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज जो बनी है, दे आर यूजिंग इट टू ब्रिंग एफिशिएंसी एज वेल एज नो करप्शन, ट्रांसपेरेंसी। तो भारत को, जो मेरा मानना गवर्नेंस की जो मैं बात कर रहा था और सिटीजन एम्पावरमेंट की बात कर रहा था, उनमें यही था कि आपका जो भी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, पंचायत लेवल पे, वो इतना ट्रांसपेरेंट होता जाना चाहिए। तो इसीलिए हम बजाय बाहर के देखने के, अगर हम ये चीज़ अपने घर में इसको फिक्स करना शुरू करें, आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हम लोग तय करें, जो भी जिम्मेवार अधिकारी है उसके लिए, तो उस पर अगर हम फोकस करें, उसके लिए IT का यूज़ करें। जब आपने आधार कार्ड के लिए, जैसे बहुत पहले आगे नीलेकानी जी को लगाया था, इसी तरीके से कई सारे आपके IT एक्सपर्ट्स हैं, अवेलेबल हैं, वो इस पर बहुत अच्छी सलाह देकर इसको ट्रांसपेरेंसी पे लाएं। आपका शहर का कौन सा विकास कार्य है, हेल्थ से रिलेटेड है, वो सब कुछ ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप डिजिटलाइजेशन करते हैं तो इवन जो वोट की समस्या जो चली हुई है कि भाई एक व्यक्ति एक वोट की बात तो करते हैं, लेकिन ये क्या चाहते हैं, उस पर काम मत करो। हम बताते तो रहे क्या समस्या है, लेकिन उस पर काम मत करो। तो अब SIR जो हो रहा है, मुझे मैं ये नहीं पता कितना अच्छा है, कितना सही है, कितना गलत है, लेकिन अगर आप उसमें ईमानदारी से काम कर रहे हो कि 1 वोट 1 पर्सन 1 सिटीजन का ये मॉडल आप लगा रहे हो, तो इनडायरेक्टली ये वो लोग भी हैं जो NRC का विरोध करते थे, और अब 1 वोट 1, तो इनडायरेक्टली क्या करें ये लोग, नहीं NRC होनी चाहिए। और आप देखिए, अगर आप, क्योंकि आपने ये मुद्दा छोड़ा कि देखिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का कोई फॉल्ट ना होने के कारण जो सोशल और अपीसमेंट जो पॉलिटिक्स है हमारी, और अपीसमेंट में किसी धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपीसमेंट कर रहा हूँ कोई भी जो ये शोर मचाए उसको, जो अपीस करने की जो एक टेक्निक है इंडिया में,
उससे भारत पीछे जा रहा है। तो अगर आपको एनआरसी लागू करनी है, किस देश में, जो भी सभ्य देश है जिसको भी आप मानते हो, भाई किसी के आपको रजिस्टर नहीं होता। सरकार काम करे तो किसके लिए करे? नहीं, भीड़ के लिए काम करे? नहीं साहब, सिटीजन्स के लिए काम करे। सिटीजन्स आर रेस्पॉन्सिबल, दे आर द स्टेक होल्डर्स। तो हम सिटीजन बने पहले अपने आप को। जी, एक महत्वपूर्ण बात है जैसी कि आपने बताई कि ये जो अवसर है, जो ट्रम्प साहब की जो टैरिफ का टेरर है, वो एक भारत के सामने एक अवसर भी दे रहा है कि बहुत सारी चुनौतियों को स्वीकार करें, बहुत सारी इनएफिशिएंसी जो पूरे सिस्टम में है, भारतीय मैन्युफैक्चरिंग में है या कि डिस्ट्रीब्यूशन में है या कि डिसीजन मेकिंग में है। अब जैसे डिसीजन मेकिंग की बात हुई कि हमारे यहाँ बहुत सारे जो महत्वपूर्ण विषय हैं जो कि भारत की एफिशिएंसी को देश के आगे ले जाने में महत्वपूर्ण रखते हैं, वहाँ बहुत ही उछले किस्म की राजनीति हो रही है। तो हमारे कंट्रोल में तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो सुधरेगी। तो नीरज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसमें लास्ट में एक बहुत जो मेरे लेख के अनुसार ही मैंने उसमें कुछ जो बातें लिखी हैं, एक दो चीज़ें रह गई हैं जी। देखिए, एक उसमें मैंने ये बताया था कि हमको अपना मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की तरफ भी भारत को काम करना पड़ेगा। आसियान जो रीजन है उसमें ख़ास तौर से मेरा मानना है इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम, इन 4 देशों पर विशेष, क्योंकि ये साइजेबल कंट्री भी हैं। दूसरा, आपके पास एक जो लिमिटेड होती है कि हमारी जियोग्राफिकल बाउंड्री है साहब, ये भारत है। कई बार आपको अलग अलग देशों में अपने अपने इंडस्ट्रियल पार्क भी डेवलप करने चाहिए, क्योंकि मैं जब बाहर पोस्टेड रहा था तो मैंने देखा था किस तरह से कोरिया, चाइना या जापान अलग अलग देशों में जाकर एक अपने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करते हैं। जैसे आपने देखा राजस्थान में भी कोरिया ने कोटरा और जापान का जेट्रो, तो वो स्पेसिफिक जोन क्रिएट करते हैं, उनको फैसिलिटी दी जाती है, एक से लोग इकट्ठे हो जाते हैं, उस तरह की लेबर वहाँ मिलती है, तो एफिशिएंसी बढ़ती है। मेरा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन ये है कि जब हम एशियन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं तो इंडोनेशिया एक देश है जो हमसे बहुत कल्चरली, सांस्कृतिक तौर पर जुड़ा हुआ है, और उसका एक छोटा सा इलाका है बिंतान, जो उनका इंडस्ट्रियल एरिया है। मेरा मानना है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करके बिंतान रीजन में हमको भारत का एक इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप करना चाहिए, क्योंकि एक तो जियोग्राफिकल लोकेशंस की बहुत अच्छी है। वो सिंगापुर से मुश्किल से 15 किलोमीटर दूर है। हम लोग बाई शिप जाते थे उन दिनों, और मैंने वहाँ पर एक बार एक कंपनी के लिए फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी थी, सिर्फ 1 साल के लिए। वहाँ से हमने प्रोडक्शन करके एक्सपोर्ट किया, ये किया, और वाइंड अप करती थी। और तो इंडोनेशिया के पास इस तरह के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, और बिंदान सबसे क्लोज है, तो अगर आप अपना अंडमान निकोबार से देखें तो वो ज़्यादा दूर नहीं होता है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ और इन चीज़ों को भी देखा जाना चाहिए टू काउंटर ऑल दीज एक्सपोर्ट रिलेटेड इश्यूज़। ये ऐसा मेरा मानना है कि भारत सरकार को ये भी ध्यान देना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने एक अनुभव शेयर किया, और एक सुझाव भी है कि इस तरह से भारत को दूसरे देशों में जहाँ की प्रोस्पेक्ट हैं किसी एक क्षेत्र में या विभिन्न क्षेत्रों में भारत के जो पार्क इस्टेब्लिश करने चाहिए, इंडस्ट्रियल पार्क, और जैसा कि राजस्थान में भी है। लेकिन ये हमारी डोमेस्टिक ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसकी बात आई है कि हमारा कोरियन पार्क भी है, जापानीज भी पार्क है, लेकिन ये जो आड़ती आंदोलन हुआ था उससे उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। ये चीज़ लोग, ये डिस्कस नहीं होता है, ये सामने नहीं आता है, क्योंकि मौका मिला है तो मैं ये बता रहा हूँ। तो नीरज जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ट्रम्प टैरिफ की जो चुनौतियाँ हैं वहाँ से लेते हुए भारत में किस तरह से, एक तो नेगोशिएशन आप मानते हैं कि बिल्कुल ठीक हो रहे हैं, और किस तरह से हम दूसरे तरीके अपना के इस चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपके पास फिर लौटेंगे इसी के जो है वो महत्वपूर्ण इकोनॉमी या राजनीति या सोशल सेक्टर की बात करने के लिए। तो आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।